आप अच्छे इरादे के साथ कोई काम करते हैं। जैसे आज मैंने कहा ना कि 28 लोग इनरोल्ड हैं और 6-7 लोग सिर्फ हमारे इस क्लास से जुड़ते हैं। तो मायने ये नहीं है कि कितने लोग जुड़ते हैं, मायने ये है कि कितने लोग हार्ट से जुड़ते हैं, कितने लोगों की इच्छा। अभी मैंने वाटसन एंड क्रिक की एक छोटी सी बात बताई कि वो बहुत कम उम्र में 23 ईयर में, जब हम अभी बचपना दिखाते हैं, उस समय वाटसन ने पीएचडी अपनी क्लियर कर ली। 23 ईयर्स में हमारा कोई कैरियर नहीं होता है, और उस 23 ईयर्स में आज के इतने साल पहले, लगभग 100 साल पहले की बात है, 100 साल से ऊपर, एक सेंचुरी से अधिक समय पहले, वो इतने अवेयर थे कि 23 ईयर्स में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने डीएनए जैसे सब्जेक्ट पे काम करके और अपने से करीब करीब 8-10 वर्ष बड़े को अपना साथी बना करके, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, आज पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। हमको तो स्कूल का भी प्राइज नहीं मिलता, हम इतने सीरियस नहीं। अगर हमको अपने स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाना है या टॉप करना है, बोर्ड में टॉप करना है, हम वो भी नहीं कर पाते। हमको उन विभूतियों से, हमको उन साइंटिस्टों से ये सीखना चाहिए, क्योंकि जब जो काम करने का होता है तब वो काम करना चाहिए। वाटसन को बर्ड्स को देख के इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था और वो साइंस की तरफ गया और जूलॉजी में उन्होंने बीएससी किया। क्रिक साहब फिजिक्स के आदमी, तो उन्होंने एक्सरेज को लेके काम किया। दोनों लोगों की पीएचडी में एक्सरेज का रोल था, दोनों लोग साथी हो गए। क्योंकि दोस्ती उसी से होती है जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट सेम। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दोस्त बना लेगा तो मेरे दोस्त लोग, नहीं। जब तक उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलते, उनको लेके इंटरेस्ट नहीं होते, वो दोस्ती नहीं होती। मेंडल बहुत ही गरीब परिवार से थे और कुलीन परिवार के होने के नाते वो कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कोई ऐसी नौकरी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो एक मांग थे, पादरी थे, चर्च में रह करके चर्च की नौकरी करते थे, एक पुजारी थे। लेकिन जब एजुकेशन को लेकर के उनकी अंदर से इनर वॉइस उनको ललकारी, तो फिर वो एजुकेशन को पाने के लिए और वियना यूनिवर्सिटी चले गए। ऑस्ट्रिया की बात है, वियना यूनिवर्सिटी चले गए और वियना यूनिवर्सिटी में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, आज ऐसा हो रहा है, आज इंडिया जो अब जाके करने जा रही है नई शिक्षा नीति में, कि जिसका जब बच्चे का जो इंटरेस्ट जिसमें रहेगा वो कर लेगा। आज ये 100, मतलब मान के चलो कि लगभग 150 बरस बाद उस सोच पे भारत पहुंचा है जहां ऑस्ट्रिया आज के 150 बरस पहले थे। उस समय की शिक्षा नीति उसकी ये थी कि मेंडल माउंट की नौकरी करते थे, माउंट थे, और जब उनको पढ़ने का इंटरेस्ट हुआ तो अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट he got an admission in the Vienna University in natural science and mathematics. He was completed their graduate in natural science and mathematics according to their interest. और जब वो अपने इंटरेस्ट से ग्रेजुएशन करके बाहर आए, उनकी शादी हुई, उनके फैमिली का बर्डन पड़ा। तो फैमिली का बर्डन ऐसा होता है, पैसे को अर्थ के लिए इकोनॉमिक्स कंडीशन, जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो बहुत ही मायने रखती है। और मेंडल ने फिर अपनी फैमिली को रन कराने के लिए जॉब की तलाश की, और जॉब भी उन्होंने की तो टीचर की। और जो वो टीचर की जॉब भी उनको जो मिली वो इतनी आसानी से नहीं मिल गई। इतना प्रतिभावान व्यक्ति जब टीचर्स की जॉब में बैठे, एग्जामिनेशन दिए तो फेल हो गए उसमें, और फेल हो गए तो उनकी प्रतिभा को देख करके स्कूल के मैनेजमेंट ने ये ऑफर किया कि अगर चाहते हो आप तो एज ए पैरा टीचर हमारे स्कूल में पढ़ा सकते हो, यानी प्राइमरी के टीचर के पैरा टीचर। और उन्होंने, चूंकि अब उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उन्होंने पैरा टीचर के रूप में ही स्कूल को ज्वाइन कर लिया और 14 ईयर तक उन्होंने एज ए पैरा टीचर स्कूल में टीचिंग करी। इस 14 साल का समय बिताने के बाद मेंडल का दिमाग फिर से इस जॉब से हटा और वो फिर से जाकर के मांग हो गए चर्च ज्वाइन कर। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट इंटरेस्ट, ही परफॉर्म गार्डनिंग।
वो चर्च में रहने के बावजूद भी अपनी रुचि के मुताबिक वो गार्डनिंग करते थे, बगीचे में बगीचा लगाने का काम करते थे, तरह तरह के फ्लावर, तरह तरह के फ्रूट्स के प्लांट्स लगाया करते थे। इसी इंटरेस्ट के वजह से उन्होंने जब मीठी मटर काम किया तो फिर उन्होंने उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्योंकि क्लिस्टोस का फ्लावर होता है, इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल, और इन्होंने फिर आर्टिफिशियली उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहा गया, संकरण कहा गया था। और जब हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने कराया तो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने कराया। एक को उन्होंने कहा कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरी को डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक बात और भी है कि जब आप कोई काम करने चलते हो ना, तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ होता है। जो काम ही नहीं करता, जो पढ़ता ही नहीं, उसके साथ ऊपर वाला भी नहीं होता। मेंडल जब काम करने चले तो उस बगीचे में बहुत सारे प्लांट थे। उन्होंने क्यों सिर्फ पाइसम सटाइवम को ही सिलेक्ट किया? और उस समय जीन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, इतनी आगे साइंस भी नहीं थी, लेकिन जिस पौधे को सिलेक्ट किया वो पौधा उनके एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसी समय अच्छा नहीं था, बल्कि आज के भी परिप्रेक्ष्य में वो उसी तरह से एज इट इज बना हुआ है। यानी गॉड ने उनको, ये एक तरह से कहिए कि ये गॉड की मर्जी थी कि आप पाइसम सटाइवम पे ही काम करेंगे। 5 मेंडल सेलेक्टेड, आपने 10th में पढ़ा होगा पाइसम सटाइवम। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि इट्स लाइफ स्पॉन इज नियर अबाउट 90 डेज, अबाउट 90 दिन का उसका जीवन चक्र होता है, और एक साल में 2-3 बारी वो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इसलिए उन्होंने। दूसरी चीज कि फिनोटिपिकली ऑब्जर्व 7 कैरेक्टर एंड दिस इज द फॉर्चुनेट्स ऑफ द मेंडल, जीनोटिपिकली आल्सो 7 कैरेक्टर। जो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया वही आज भी सही है। और फिर मेंडल्स के जो रूल थे, जो उन्होंने रूल दिया, उसको ऐसा नहीं है कि आप जीते जी ही सारा रिस्पेक्ट पाओगे। अच्छे काम का रिवार्ड आपको कभी भी मिल सकता है। मेंडल मर भी गए, उस समय इतना बढ़िया ग्लोबलाइजेशन नहीं था कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये वीडियो भेज दिया, ऐसा नहीं। ऐसा रहा होता तो मेंडल और भी ज्यादा फेमस हुए होते, बट उनके मरने के बाद जो उन्होंने काम किया था उसका रिवार्ड उनको मिला। और जब अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग देश में मेंडल का वही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया और उसको लेकर के उनके बीच में कंट्राडिक्शन हुआ, एक विरोधाभास क्रिएट हुआ, तो उसका लाभ मेंडल को मिला, और मेंडल का काम जो करके मर चुके थे फिर बाद में पब्लिश हुआ, और उनके काम के लिए उनको रिवार्ड मिलना शुरू हुआ, और फिर उसी के रिवार्ड में उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। जब उनको सरकार को यह पता चला तो सरकार ने भी उनको ग्रेगर जॉन मेंडल कह दिया, ग्रेगर उनको उपाधि दे दी, और साथ ही साथ जिस स्कूल में वो पढ़ाए थे फिर वो स्कूल भी जगा, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टीचर नहीं थे बल्कि ये टीचरों के टीचर थे। तो मरने के बाद इतना सारा सम्मान उनको मिला क्योंकि उनका काम अच्छा था। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो आप अच्छा काम कर रहे हो उसका तुरंत आपको रिवार्ड मिल जाए, आप बहुत अच्छे हो लोग आपको कहने नहीं। आज हम अभी अच्छा किए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमको अभी से कोई अच्छा कह दे, ऐसा कुछ नहीं। हमको अच्छा कह सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन अच्छा काम अच्छा ही होता है। तो मेंडल के लाइफ स्टाइल से ये सीखना चाहिए कि हमें अपना काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट से ही संबंधित काम करना चाहिए। मेंडल्स को लोग कैसे स्वीकारते थे? जिस समय मेंडल के सारे काम हो रहे थे वो डार्विन का समय था, डार्विन युग था, और जो उस समय डार्विन कहते थे वही माना जाता था, इसलिए मेंडल के इस काम की तरफ किसी ने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मेंडल का काम लोगों के सामने आया तो सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया गया बल्कि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया, और जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। तो आज की क्लास मेंडल के इन्हीं तक थी। अब कल से हम लोग जो है मेंडल्स के 7 कैरेक्टर क्या थे, जो सॉरी मेंडल के द्वारा सिलेक्टेड किए हुए प्लांट टी का 7 कैरेक्टर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और आप भी मेरे साथ थोड़ा तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, लापरवाही नहीं, समझ गए आप? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ जी।
थैंक यू सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।